कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? घबराहट तो नहीं हो रही है ना भाई? डर के आगे जीत है। एक एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा कि शायद, हाँ, ऋतिक रोशन शायद एडवर्टीजमेंट उसका करते हैं ना। हम आज इंटरव्यू के उस पड़ाव में हैं जहां कुछ डर के साथ में, कुछ कंफ्यूजन के साथ में आपकी थोड़ी सी तैयारी हो गई होगी। आपके इंटरव्यू की डेट और आज का समय 2 जुलाई का, इसके बीच में काफ़ी गैप है। क्या पता आपका इंटरव्यू 25 जून को हो जाए या 9 अगस्त को हो जाए, कभी भी हो सकता है। इस बीच हमारे पास समय है किन चीज़ों को अच्छा करने का। जो साक्षात्कार होता है ना बेटे, ये किसी थ्योरी का, किसी भी सोशियोलॉजी की बुक का या किसी भी एंथ्रोपोलॉजी की बुक का साक्षात्कार नहीं है जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं। ये इंटरव्यू है एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को चुनने का। एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को जब चुना जाता है तो किस बात का ध्यान रखा जाता है, थोड़ा सा इसको आप मजा। 2 पक्षों के बीच में लड़के और लड़की की शादी की जाती है तो हमारे हिंदू धर्म में गुण सूत्र मिलाए जाते हैं। भाई कितने गुण मिल रहे हैं, है ना। और वे 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ मेरे ख्याल से 18 से लेकर के 32-36 तक कुछ होते हैं। तभी जीवन रूपी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। अब आप में से किसी भी व्यक्ति की हॉबी संयुक्त परिवार में रहते हुए परिवार के बड़े बुजुर्गों से बात करना। अभी किसी ने हमको दिखाया था, हॉबी किसी बच्चे की है। उन्होंने पूछ लिया कि चलो जब विवाह के लिए वर और वधू के अंक मिलाए जाते हैं तो उसके कितने गुण मिलाए जाते हैं। वही क्वेश्चन तैयार नहीं है आपका। एक, जब आप अनुभव की बात करते हैं तो ये अनुभव आपको कहाँ से आता है। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी जो करें, उस इंटरव्यू की तैयारी में 3 कैटेगरी के लोग आप शामिल करें। नंबर 1, आपके दोस्त। आपके दोस्त जो हों आपके हम उम्र 2 साल 4 साल लगे पीछे, और आपके पैसे के अलावा दूसरे पैसे से भी रिलेटेड हों। अधिकांश बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये हमारा दोस्त सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, इसी से हम बात करें ना। यदि आपका दोस्त एक इंजीनियरिंग कर रहा है और एक MBA कर रहा है और एक MBBS है और एक किसान है और तीनों चारों से आपकी ट्यूनिंग ठीक जमी है, तो आप इनसे बात करिए। फिर आप देखिए कि आपके नॉलेज में वो कितनी मदद करते हैं। तो आपकी तैयारी में आपके अच्छे दोस्त जो कि विभिन्न सेक्टरों से शामिल हों, इन्हें शामिल करें। इसका एक पार्ट है ग्रुप डिस्कशन। जब आप अपने दोस्तों के बीच में तैयारी करते हैं तो कोई इंजीनियरिंग किया होता है, कोई BA किया होता है, कोई BSc किया होता है, और सबके नज़रिए समाज को देखने का, टेक्नोलॉजी को देखने का, पॉलिटिकल स्टेटस देखने का, बेरोजगारी को देखने का, धर्म को देखने का अलग अलग होता है। तो आपको क्या फिल्टर्ड होकर के अच्छी चीज मिलेंगी। नंबर 2, आपके गुरुजन। जो गुरुजन हैं आपके, इस गुरुजन से यहां पर आशय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। जो आपको प्री में कहीं हेल्प किए हो, जो आपको मेंस में कहीं हेल्प किए हो, कहीं आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हो, कहीं आपने पूरी कोचिंग ज्वाइन किया हो, या
कभी भी आपको जाने का मौका मिलता है, जैसे आप सरस्वती स्कूल से पास आउट हैं या एक्सीलेंस स्कूल से पास आउट हैं, तो वहाँ पर जाएं तो आप जिस गुरु से ज़्यादा प्रभावित हैं 10-20 मिनट आधा घंटा उनका समय लेकर उनसे बातें जरूर करें कि सर इस मुकाम में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारे जर्नी का एक बहुत बड़ा पड़ाव पूरा होना है और ये हिमालय जैसी ऊंचाई चढ़ करके कामयाबी हम लें तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, तो हमें मार्गदर्शन दीजिए, पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे। उससे आपके उन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पे वो ध्यान दे देंगे जिसमें आपका ध्यान नहीं जाता। तीसरा है आपके परिवार के बड़े बूढ़े। इन लोगों के पास में तजुर्बा बहुत होता है। यदि इन बड़े बूढ़ों के पास में तजुर्बा नहीं होता तो आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में घाघ को शामिल नहीं किया जाता, जगनिक को शामिल नहीं किया जाता, संत सिंगा जी को शामिल नहीं किया जाता। ये लोग किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए नहीं हैं और इनके समय में कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन शामिल किया गया और इन्होंने एक से बढ़कर एक साहित्य लिखा, एक से बढ़कर एक गीत लिखा, एक से बढ़कर एक सामाजिक समस्याओं को उन्होंने आपके सामने रखा। तो जो बड़े बुजुर्ग आपके परिवार के हैं, बड़े बूढ़े आपके परिवार के हैं, वे आपके भैया भी हो सकते हैं, भाभी भी हो सकते हैं, रिश्ते में चाचा, बड़े पापा, दादाजी, दादी जी, नानी जी, ये सब लोग हो सकते हैं। इनसे आप इंटरव्यू की साक्षात्कार की तैयारी करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप 95 से लेकर 110 के बीच का जो आंकड़ा है इससे काफ़ी आगे होंगे। आप किसी भी कोचिंग में मत जाइए, आप कोई भी मॉक इंटरव्यू मत दीजिए, आप लोक सेवा आयोग के सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे तब भी आपको 70, 75, 80 नंबर मिल जाएगा। और आप विभिन्न प्रकार की कोचिंगों में चले जाइए, विभिन्न प्रकार की तैयारी कर लीजिए और लोक सेवा आयोग में चले जाइए, तब भी आपको 70, 75 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। सर दोनों बात एक जैसे कैसे हो सकती हैं? दोनों बात एक जैसे ऐसे हो सकती हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ खास जगह पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, कुछ खास जगह पर पूरी तैयारी की होगी और उनमें से एक ही पास होगा, 2 फेल होंगे। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। अर्थात आप हर जगह फिल्टर्ड होंगे। तो सर सिलेक्शन पाने का उपाय क्या है, रास्ता क्या है ना? तो आपके इंटरव्यू में जो आपको सबसे ज्यादा तैयार करना है जिस पोर्शन में, वह है आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व। हमने कल भी थोड़ा सा आपके उसमें व्यक्तित्व में प्रकाश डाला था कि आपके व्यक्तित्व में ही वो बात छुपी होती है जो कि आपको रिजल्ट तक ले जाती है। सिविल सेवक के गुण, इसको आप योग्यताएं भी कह सकते हैं। निसंदेह आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं और आपकी प्राथमिकता में, सभी लोगों की प्राथमिकता में पहली पोस्ट डिप्टी कलेक्टर की है। हम इस इंटरव्यू को सिविल सेवक के दृष्टिकोण से ही देखना चाहते हैं और सिविल सेवक के दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं। हाँ, आपका सिलेक्शन इन 20 से 22 प्रकार की पोस्टों में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वह सिविल सेवक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो सिविल सेवक के गुण कौन से हैं बताइए? आप लोग कुछ मेरी हेल्प करिए, फिर तो मैं आपके सामने हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7,
नंबर 8, ठीक, कंप्लीट। हाँ, एक बच्चों का स्कूल था, आश्रम था, जहाँ पर बच्चे बीमार थे। देखिए बेटे, आपने जो वीडियो में पिक देखी है ना, सत्य और अर्ध सत्य दोनों में फर्क है। क्या आपको पता है कि आपको सत्य दिखाया गया है कि अर्ध सत्य दिखाया गया है ना? यही आप, ये क्लास क्यों रखी गई है? इसीलिए रखी गई है आपकी। यदि सत्य है वो, तो बहुत ही गंदी बात है। बिल्कुल भी एक सिविल सेवक को भावना सुन ऐसा नहीं होना चाहिए। पर यदि अर्ध सत्य दिखाया गया है तो हमारे इस पत्रकारिता का दोष है, हमारे इस सोशल मीडिया का दोष है कि उसने अर्ध सत्य दिखाया है ना। मैं उसी पहलू पे, इसमें मैं बाद में आऊंगा, चूंकि आपने क्वेश्चन उठाया, मैं उसी पहलू पे आ जाता हूं। पहला प्रश्न, क्या इस वीडियो बनाने वाले को पता है कि जब एसडीएम साहब वहां पर गए तो जो व्यक्ति मिला उनको, वह हो सकता है उनका पुराना सहपाठी हो सकता है परिचित हो सकता है किसी इस प्रकार के रिश्ते से दूर कर रहा हो कि बहुत दिन बाद मिली, तो उस दुख के बीच में जब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा एसडीएम ने समय बिताया होगा, उस बीच में कोई ऐसी बात हुई होगी जिसमें उसे हंसी आ गई होगी। ये एक सत्य है, एक पहलू है ना, जिसको आपने पकड़ करके उस पर क्लेम कर दिया कि ये एसडीएम भावना सुनना। दूसरा पहलू यह है कि यदि वहां पर इस प्रकार की बच्चों की लाशें गिरी हुई हैं और वे बीमारी से मर रहे हैं, तो एसडीएम की जो संवेदना है वह सबसे पहले उसके मॉइस्चर एंड पोस्चर से दिखनी चाहिए, शारीरिक संरचना से। आपका सुख और दुख किससे दिखता है? सबसे पहले, कल मैंने बोला था ना कि बंद मुट्ठी लाख के खुल गई तो खाक के, तो आपका जो मॉइस्चर एंड पोस्चर है, तो सबसे पहले आपकी संवेदना शरीर से दिखनी चाहिए कि आपकी भाव भंगिमा क्या है, उस दुख से आप दुखी हैं या नहीं है। इसका एक पहलू यह है। तो जब इस प्रकार की घटनाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, तो उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे, इसी के लिए आपके लिए बना है नरोना एकेडमी और आपके लिए बना है लवासना। इन सब प्रकार की परिस्थितियों की वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, सब प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की आपको वहां पर बातें सिखाई जाती हैं, आपके अंदर क्षमता डेवलप की जाती है, नहीं तो आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। आप ऐसे में कैसे काम करेंगे? एक एसडीएम वहां पर गया, उसकी एक वीडियो क्लिप 1 मिनट की हंसते हुए आधे मिनट की दिखा दी गई, जिसमें कलेक्टर साहब ने उसको लाइन अटैच करके निर्वाचन आयोग में भेज दिया है ना। तो ऐसे तो कल कलेक्टर साहब कहीं किसी काम के लिए जाएंगे तो अब उनको कमिश्नर साहब हटा देंगे, कल कमिश्नर साहब कहीं जाएंगे तो उनको सेक्रेटरी साहब हटा देंगे। तो ये तारतम्य और ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। शासन प्रशासन में इन सब चीजों से आपको रोज जूझना पड़ेगा, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, आपके अंदर जो संवेदना है, जो करुणा का भाव है, वह बड़ा प्रबल होना चाहिए। बस इस बात को आप ध्यान रखें। हम आते हैं, आपका पॉइंट खत्म। और कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो आपको, हाथ रस पे बाद में आ जाएंगे। एक सिविल सेवक के अंदर वे कौन से गुण हैं जिसके आधार पर आप अच्छे सिविल सेवक बनते हैं, आप अच्छे प्रशासक बनते हैं, आप अच्छे नेतृत्वकर्ता बनते हैं और आप एक सफल प्रशासक बनते हैं। सभी कलेक्टरों को याद नहीं किया जाता, पर कुछ कलेक्टर ऐसे हैं जिनको याद किया जाता है। और क्या सिविल सेवक के कलेक्टर के घर में इस प्रकार के दुख सुख और संवेदनाएं नहीं आती? बहुत बहुत दिल दहलाने वाली घटनाएं अभी आपको बता रहा हूं, 1 से 1.5 महीना पहले की, और आप सबने पढ़ा होगा, बड़ा दुख हुआ होगा। जबलपुर कलेक्टर साहब की, है ना, उन्होंने वहां पर जो शिक्षा माफिया उसको नेस्तराबूंद कर दिया, कमर तोड़ दी। लेकिन उसी बीच उनके लड़के को दिल्ली में लू लग गई और उनका लड़का लू लगने से नहीं रहा। तो बहुत सारे लोगों ने तो खूब हंसा होगा।
और शनिवार को रविवार को जाकर के रेस्तरां में और बियर बार में दारू भी पी होगी, जश्न भी मनाया होगा। लेकिन उस कलेक्टर ने क्या अपनी भलाई छोड़ दी? क्या नेक काम करना छोड़ दिया? उसने अपने बेटे को भी खोया, उसके बाद भी नेक काम करना नहीं छोड़ा। तो ये है आपके समाज का दो मुहा चेहरा, जिससे आपको रोज सामना करना पड़ेगा, रोज सामना करना पड़ेगा आपको। अब मैं कल की घटना चलो बताओ। कल की घटना को यदि आप मैं देखूं तो आप लोग यहीं भंवरकुआ में सब लोग रहते हैं, भोलाराम उस्ताद मार्ग में सब लोग उससे परिचित हैं, है ना। तो कल यहाँ पर 2-3 बड़ी बड़ी मल्टियां गिरा दी गई और एसडीएम साहब थे आपके घनश्याम धनकर, आपके बैच के सीनियर ही हैं, है ना। अब सपोज करिए कि वो मल्टियां जो गिराई गई हैं वो एक गंभीर मामला है। 100-150 पुलिस कर्मियों के साथ में और नगर निगम के कर्मियों यानी 300 का अमला था, तब वो मल्टियां गिराई गई। यानी वे लोग बाहुबल, धनबल, जनबल सभी में आगे रहे होंगे, लेकिन सत्ता से, प्रशासन से, राजा से कोई नहीं जीत सकता है, राजा सर्वोच्च है। उसके बाद भी घनश्याम धनकर साहब ने मल्टियां गिराई। अब सपोज करें घनश्याम धनकर साहब की वहां पर एक क्लिपिंग ऐसी आ जाए जिसमें वो या तो बहुत ज्यादा नाराज हो, लठ उठा ले स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, या बहुत ज्यादा खुश हो। सपोज करिए मैं यदि वहां से गुजर रहा होता और मेरी नजर पड़ जाती, उनकी भी नजर, और 1 मिनट के लिए हम लोग मिलते, टकराते और वे देख करके हंसते खुश होते, और वही आप वीडियो बना लो, तो देखो वहां पर उसका सर्वनाश हो रहा है और ये डिप्टी कलेक्टर साहब हंस, एसडीएम साहब हंस रहे हैं। ये होता है अर्धसत्य। जबकि उस मल्टी का टूटने से मेरा घनश्याम धनकर के मिलने से और हंसने का कोई रिश्ता ही नहीं है। वो एक सामान्य प्रक्रिया जो कि 4-6 घंटे चली, उस बीच में कोई उनका परिचित है, कोई मुलाकात हुई, कोई बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया, कोई सीनियर या जूनियर मिल गया, किसी बात पे हंसी आ गई तो उसको आपने सोशल मीडिया में डाल करके ट्रोल किया। पर ये घटनाएं आपको प्रेरित करती हैं कि आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखें। तो अब मैं आप सबको सिखाता हूं, आप यहां के अलावा बहुत जगह मॉक इंटरव्यू देने जाएंगे और आपको बहुत सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। सिविल सेवक के जो गुण हैं आपने जितने बताए हैं, इनमें से हमें सबसे पहला कौन सा शब्द बोलना है, बस ये बताओ। 8 गुण आपने बताए, सिविल सेवक के 20 गुण भी हो सकते हैं और 5 गुण भी हो सकते हैं। लेकिन सिविल सेवक का यानी आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं और बनने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं, तो सिविल सेवक का सबसे पहला गुण, बोल लो पहले आप लोग। हाँ, संविधान के प्रति आस्था बिल्कुल सही है, सत्यनिष्ठा बिल्कुल सही है, संवेदनशीलता, हाँ, सिंपैथी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रश्न को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने के लिए कुछ मैं आपसे आपके घर की बातें याद दिला रहा हूं, है ना। आप आज इंटरनेट का जमाना है, आप टिकट यहीं से बुक कर लेते हैं, पर सब लोग नहीं बुक कर पाते, कुछ लोग रेलवे स्टेशन भी जाते हैं और आप टिकट खिड़की पे जाकर के खड़े हों और आधा घंटा 1 घंटा तक 20 मिनट तक वहां पर जो टिकट काटने वाला व्यक्ति है, क्लर्क है या कुछ भी कह सकते हैं उसको, बैठा हुआ अंदर व्यक्ति है, उसका जो पद हो और वह गायब रहे और आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? कितना लापरवाह है यार, कितना खराब सिस्टम है। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, घर में जब आप कोई गलती करते हो तो वो गलती इतनी बड़ी नहीं होती है। वह गलती होती है आप स्कूल से कॉलेज से आए, कहीं ड्रेस फेंक दिया, कहीं बैग फेंक दिया, कहीं टिफिन फेंक दिया, कहीं जूते और मोजे फेंक दिए, तो मम्मी क्या कहती है? इनरिस्पॉन्सिबल, है ना। प्रशासन में जो सबसे पहली बात हमको बोलना है, ये सभी गुण मायने रखते हैं, सबसे पहला गुण और सबसे पहला कर प्रशासन का है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेहिता। आए समझ में?
जो आपको बचपन से सिखाई जा रही है। जब हमारे हिंदू धर्म में वर और वधू का एक दूसरे पर हाथ रखा जाता है, कस्में खिलाई जाती हैं, एक दूसरे को जिम्मेदारी दी जाती है और ये सबके सामने कबूल करवाया जाता है कि आप जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, यानी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जवाबदेही आपकी तय है ना। इसको सोशियोलॉजी में एक शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए, इंग्लिश में स्टेटस एंड रोल, स्थिति और भूमिका। तो जब आप एक सिविल सेवक बनते हैं तो आपकी स्थिति और भूमिका बिल्कुल क्लियर होते हैं कि आपका स्टेटस एंड रोल क्या है सोसाइटी में और सोसाइटी के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वहां पर। तो सबसे पहला गुण सिविल सेवक का बेटे क्या है आपका? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, है ना। अब इस जवाबदेहिता के अंदर क्या क्या छुपा है? नंबर 1, ईमानदारी से कार्य को पूरा करना, है ना। जब आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप कार्यों के प्रति ईमानदार हैं। तो जब आप सेंटेंस का प्रयोग करें कहीं भी किसी भी मॉक इंटरव्यू में तो आप क्या कहें? दूसरा, कार्यों के प्रति ईमानदारी। सिर्फ ईमानदारी नहीं बोले, ठीक है ना। सिर्फ ईमानदारी बोलने से इसमें कहीं आप फंस सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि आपके अंदर वे कौन कौन से गुण हैं जिसके आधार पर आपका चयन किया जाए, है ना। तो सपोज करो आपने पहला गुण बोल दिया कि सर जवाबदेहिता, ओके। दूसरा बोला ईमानदारी, तो वो क्या बोलेंगे कि अच्छा सब लोग फिर बेईमानी से काम करते हैं। जब आप पर्सनल आपसे पूछेंगे कि आप अपने गुण बताइए, तब निश्चित ही पहला गुण बताओगे, चाहे आप अपने गुण बताइए या सिविल सेवक के गुण बताइए। पहला आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेहिता बताना है, दूसरा आपको वर्क ऑफ ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से काम करना बताना है। क्लियर? लेकिन आप खाली ईमानदारी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, कार्यों के प्रति ईमानदारी, तो उसमें सब आ गया, ठीक। कार्यों के प्रति ईमानदारी हो गया, है ना। अब तीसरा, सदैव आपके ऑफिस में या आपके क्लासरूम में या आपके घर में किस व्यक्ति की अधिक इज्जत होती है, किसे अधिक सम्मान मिलता है? जिस व्यक्ति में आगे बढ़ करके किसी भी कार्य करने का गुण होता है या जो विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर लेता है या जो कम संसाधनों में भी अच्छे काम कर लेता है, अर्थात वह है नेतृत्व या लीडरशिप, है ना। सपोज करिए आप चुनाव में मुख्य पीठासीन अधिकारी बना दे गए। मुख्य पीठासीन अधिकारी के अंदर में कम से कम 7-8 लोग होते हैं चुनाव जब करते हैं। तो अब आप यहां पर किसी ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां पर थोड़ी सी आपके जान माल को खतरा है और आपके लोगों को खतरा है और सुविधाओं का थोड़ा सा नहीं बहुत सारा अभाव है। हो सकता है खाना भी नहीं मिले, हो सकता है नाश्ता भी नहीं मिले, हो सकता है मैगी पकाने के लिए भी हमको वहां सिलेंडर या गैस उपलब्ध नहीं हो पाए और बिजली की व्यवस्था नहीं हो, बैटरी लाद करके पीठे में आपको चुनाव कराने जाना पड़ा। अभी बहुत जगह ऐसी हैं। तो यदि आप साहसी प्रवृत्ति के नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे? सर कल मेडिकल रिपोर्ट ले जाएंगे, मेरी तबीयत खराब है, पेट बहुत तेज दुख रहा है और मैं छुट्टी चाहता हूं ना। एक सिविल सेवक को यह शोभा नहीं देता। तो जो तीसरा पॉइंट है आपके लिए, उसमें क्या है? आपके अंदर जो डेयरनेस है, जो साहस है, जो लीडरशिप है, वह आपके अंदर बहुत अच्छे से कोट कर भरी होती है। ये तीनों तब अच्छी लगती हैं जब आपके अंदर करुणा और सहानुभूति है।
ये तीनों तभी अच्छी लगेंगी जब आपके अंदर करुणा और सहानुभूति है। बिना करुणा के भाव से, बिना सहानुभूति के भाव से आप अच्छे सिविल सेवक नहीं हो सकते। अब यहां पर क्रॉस क्वेश्चन होगा। जैसे आपने कुछ कहा कि बात के दौरान बात निकली कि आप में कुछ कमियां हैं। अच्छा, इस बात पे थोड़ा सा आप विशेष गौर करिएगा मेरे, कि विभिन्न प्रकार के मॉक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा आप अपने 5 गुण बताइए, है ना। आपने यही 5 गुण हैं। आप अपने 5 दोष बताइए, यहां अलर्ट हो जाएं। जब ऐसा पूछा जाए कि आप अपने 5 दोष बताइए, अर्थात यह आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सर दोष बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न कैसे हो गया? नंबर 1, यहां पर जो लोग आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे और जो लोक सेवा आयोग में मॉक इंटरव्यू लेंगे, उनकी मानसिकता में फर्क है। जो लोक सेवा आयोग में आपका इंटरव्यू लेंगे वह इस प्रश्न के आधार पर आपको एक अच्छा चांस दे रहे हैं कि आप उनको बात करने का कोई अच्छा मौका दो, और उसके आधार पर वह इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं और देखें कि आप अपने दोस्तों को कैसे अपनी हाजिर जवाबी से ढक देते हैं। और जो यहां पर भंवर कुआं चौक में या आल एमपी में कहीं पर भी मॉक इंटरव्यू दोगे और यदि उन्होंने पूछा कि आप अपनी कमियां बताइए, दोष बताइए, तो मान करके चलिए कि सामने वाले के पास में क्वेश्चन नहीं है। बहुत बेसिक फर्क बता रहा हूं कि सामने वाले के पास क्वेश्चन नहीं, इसलिए उसने टाइम पास कर अपने दोस्त 5 दोस्त बताओ, 5 कमी बताओ। यहां इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, धरती, पाताल, श्री राम, श्री कृष्ण, अकबर, अशोक, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गांधी, अंबेडकर, संत रामदास, मीराबाई, इन सब में हजारों हजार गुण हैं, लेकिन जब हम दोष देखने जाएं तो लाखों दोष हैं। हम लोग और आप लोग तो सामान्य आदमी हैं। तो आप यदि नंबरिंग करना शुरू कर दो, सर मेरा पहला दोष यह है, मेरा दूसरा दोष है, तो आपका इंटरव्यू 0। क्लियर? तो आपको सामने वाले ने यदि बात छेड़ी है और आपसे अच्छी बातचीत करना चाहता है तो आप कैसा उत्तर दें? सर थोड़ा अधिक भावुक हूं। अब क्रॉस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे। प्रशासन में भावुकता का क्या काम? कहीं पर एक पति पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, कुटुंब न्यायालय में मामला गया है, आप भावुक हैं, फिर आप तो अन्याय कर देंगे किसी के साथ में, है ना। या कहीं पर आपके रिलेटिव आ गए और आप किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और आप भावनाओं में बह गए, तो निर्णय आपसे गलत हो सकता है। चलो टेंडर पास करना है यार, इसको निकाल दो। क्रॉस क्वेश्चन होगा। तब आपका उत्तर क्या होगा? यदि आगे उन्होंने इस बात को बढ़ाया, लेकिन पहला आपको बोलना है कि सब थोड़ा भावुक हो। ठीक? तो किस प्रकार के भावुक है? थोड़ा सर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे मैं देखकर, अब देखना आपका इंटरव्यू ऊंचाई कैसे छू रहा है। सर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे देख करके मैं अत्यंत द्रवित हो जाता हूं, एकदम करुणा का भाव आ जाता है और अंदर बड़ी ग्लानि सी होती है कि काश मैं कुछ बदलाव कर सकता, काश मैं कुछ में अच्छा कर सकता। अब आपका इंटरव्यू ऊंचाई की ओर जा रहा। अच्छा बताओ कि आप एक एसडीएम के रूप में इस प्रकार से कंडीशन में जा रहे हैं, आप इस स्थिति को कैसे टैकल करेंगे? लो, अब आपको मजा नहीं लगेगा बात करने में। आयोग अब बोर नहीं होगा आपकी बात सुन करके कि आप एक डिप्टी कलेक्टर हैं और आपको एक जानकारी मिलती है कि इस आंगनबाड़ी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस आंगनबाड़ी केंद्र में फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करोगे, टैकल करोगे, है ना। तो जो आपने बोला था सर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें देख करके मैं बहुत भावुक और दुखी हो जाता हूं, लगता है कि मैं कुछ बदल सकूं, कर सकूं, इसीलिए आप चुने जा रहे हैं ना।
तो आपका इंटरव्यू देखो किस तरह से एक ऊंचाई की ओर। ऐसे ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे नंबर देते हैं जब आप किसी भी कंडीशन को कंट्रोल करने का नेचुरल और बेस्ट तरीका देते हैं। अब दूसरे बात पर आए, दूसरे बात पर गौर करें कि अब दूसरी कमी क्या बताएं। आपको नंबर 1 2 3 कमी नहीं बताना है। सपोज करिए उन्होंने आपको नहीं टोका, अब आप दूसरी कमी बताएं, है ना। सर थोड़ा सा अभी भी जो बचपन की लापरवाही है गई नहीं, ऐसे ही बोलना जैसा सिखा रहा हूं मैं। बचपन की लापरवाही कैसी नहीं गई। अब एक मजाक की बात बता रहे हैं आप लोगों को। आप में से, हम में से जितने लोग हैं, अमूमन मैं भी शामिल हूं, हम सब ने आज तक मम्मी के कहने से आटा ही पिसाया है, गेहूं नहीं पिसाया। मैं भी आटा पिसाया हूं और मुझे विश्वास है आप भी आटा पिसाए हैं और आपके जो बच्चे हैं वो भी आटा ही पिसाएंगे। तुम कभी नहीं बोलोगे बेटा गेहूं पिसा के लाओ, तुम ही बोलोगे आटा पिसा के ला, है ना। कंटेनर रखा स्कूटी में रख ले जा। तो जब ऐसे वर्कशॉप पे जाते हैं कि बेटा मौसी आनी थी तो टिकट बुक कर दें, कर दूंगा मम्मी, क्या सब जल्दबाजी। ये लापरवाही, जो रियल लापरवाही है वही आपको बताना है कि सर थोड़ी सी अभी भी बचपन की लापरवाही गई नहीं है। तो आपका क्या हुआ, मासूमियत भी लग गई और आपकी ईमानदारी भी दिख गई। क्लियर हुआ। अब 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है ना, सर कभी कभी लगता है कि दोस्तों की शादी है, डांस कर लूं पर डांस नहीं आता, गीत गा लूं पर गीत नहीं आता। ये जो कॉमन कमियां तुम्हारे अंदर हैं उन्हीं को बोलना है। क्लियर हुआ। लेकिन नंबरिंग से नहीं कि सर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे नहीं। और जब गुणों को पूछा जाए तो गुण भी नंबरिंग से नहीं। सर एक सिविल सेवक में यह होना चाहिए, एक सिविल सेवक ऐसा होना चाहिए, सर मेरे अंदर यह गुण है, सर मैं इस प्रकार का व्यक्तित्व धारण करता हूं। ऐसे सेंटेंसों का आपको प्रयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा कि एक सिविल सेवक के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं। ये एक ही बात ऐसे कुछ पूछे तो, है ना। अब जो आपको इसमें सिविल सेवक में एक और अपने अंदर एक अच्छी बात याद रखना है, जो बताने का मौका मिले, इतना मौका ही नहीं मिलता बताने का, पर यदि मिलता है तो क्या, नवीन प्रवृत्तियों को सीखने या नवीन टेक्नोलॉजी से दोस्ती बनाना। जितना भी नयापन आता है, इनोवेशन आता है, उसे आप सीखने पे बहुत भरोसा रखते हैं। ये बार बार आपको आयोग को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यार हम कहीं आदमी ऐसा तो नहीं, बैल तो नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं कि इसको सिखा सिखा के मर जाए, ये ट्रेनिंग में नहीं सीखे और टेक्नोलॉजी नहीं सीखे। जमाना तो ई गवर्नेंस का है, ई लर्निंग का है। तो जब कभी आपको कुछ नयापन आता है या बदलाव आता है, सर बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। नयापन जो आता है उसको सीख लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब आपने ये शब्द प्रयोग किया तो आपका ट्रांसफर कहीं भी कर दो, चाहे झाबुआ में या अलीराजपुर में या बालाघाट में या मंडला डिंडोरी में या भिंड मुरैना में, आप एक्सेप्टेबल हैं। इसका मतलब यह निकलता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के साथ में आपको इसे जमाना है। क्लियर हुआ। तो इस सामान्य प्रशासन में जब आप जाते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर जिन गुणों का होना चाहिए या एक व्यक्ति के अंदर जिन गुणों का होना चाहिए जरूरी है वह यह है। और जो कमियां हैं वह भी मैंने आपको बता दी। इसमें आपको वर्क करना है, बस बोलने की प्रैक्टिस डालनी है और ज्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है। क्या हुआ, दे दो यार, पानी पिला दो उनको, है ना। अच्छा, आप जिससे पानी मांग रहे हैं तो उनके बारे में जानते हैं आप क्या है? आप पी लो पानी, फिर बताते हैं। मधिया नाम है इनका, पिछली बैच के सिलेक्टेड हैं। क्लैपिंग करके आप लोग इनका वेलकम करिए, है ना। ट्रेजरी ऑफिसर है ना, टीओ। अब डिप्टी कलेक्टर की तैयारी चल रही है, ईश्वर चाहेगा तो बस हो जाएगा। तुम लोगों के साथ की बैच के रहेंगे डिप्टी कलेक्टर के रूप में, पुरानी छोड़ देंगी, बात खत्म, है ना।
पानी पी रहे हैं बहुत बड़ी बात नहीं, नमक खाए होते तो समझ में आता कि भैया आप मेरे सीनियर भले हो गए पर एक बार आपने मेरा नमक खाया है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। जब हम अपने इंटरव्यू की तैयारी को एक और स्टेप आगे ले जाते हैं, इसमें कल मैंने कुछ बातों पर जिक्र किया था, आज बहुत जल्दी में कर दूंगा। सबसे पहले आपका पहनावा, उम्र, पद और आपके रूप रंग के अनुरूप हो। किस उम्र के हैं, किस पद के लिए जा रहे हैं और कौन सा कलर आप में सूट करेगा। इसमें जो लोग कोट पैंट पहन करके जा रहे हैं, शर्ट पहन करके, टाई पहन करके जा रहे हैं, वे इसी रूप में जाएं। जो साड़ी पहन करके जा रही हैं, सूट पहन करके जा रही हैं, वह उसी प्रकार की तैयारी करें अपने, ये आपके लिए जरूरी है। नेल सही कटे हों, हाथों में वैसे भी अब रिंग वगैरह पहनने की परमिशन नहीं है, घड़ी रिंग वो सब उतरवा के रख लेते हैं, लेकिन लड़कियां भी इसे ध्यान दें, उनका जो सामान्य श्रृंगार है, जैसे नाक का हो गया, कान का हो गया, इन्हें आप नहीं उतारें। ये यदि आपको ठीक लगती हैं तो ठीक लगती है, मेरा सुझाव है। आपको और कहीं आपको बता दिया जाएगा, कह दिया जाएगा जो कि गलत है। लोक सेवा आयोग इस प्रकार से आपकी कोई डिमांड नहीं किया है कि आप कान की बाली उतार करके आए या नाक की का फूल या नथनी उतार कर। लोक सेवक में से कोई डिमांड नहीं की है ना। यहाँ पर कुछ लोग मार्क इंटरव्यू में भले आपको टोके, जो कि सही तरीका नहीं है ना। यदि कलावा पहने हैं तो बिल्कुल पहने रहना है, नहीं पहने हैं तो जबरन नहीं पहना है। तिलक लगाते हैं तो उससे बचें। गले में यदि आपको माला रुद्राक्ष है तो पहन सकते हैं, पर तिलक से बचें आप। कलावा है ये, चूंकि कलावा क्या है और तिलक में फर्क क्या है। तिलक रोज लगाया और मिटावा जाता है, नहाते हैं हम लोग, स्नान करते हैं, तो उस दिन नहीं लगाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कलावा किसी एक अनुष्ठान में एक संकल्प के साथ बांधा जाता है, जैसे आप मैहर के माता जी गए है ना, नलखेड़ा की माता जी गए या बिजासन माता जी गए, तो एक संकल्प के साथ जाते हैं और पंडित जी ब्रह्म वचन के साथ में बांधते हैं, इसलिए इसको नहीं काटना है। कोई बात होती है, बात होती ही नहीं है, सिर्फ यहाँ डराने की बात है ना। आयोग में आपके कलावा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, यदि आपने यहां से लेके यहां तक कलावा बांध लिया है तो निस्संदेह आप क्वेश्चन पूछने का मौका दे रहे हैं, है ना। आपके हाथ में एक या दो कलावा है तो कोई अब बहुत जो नेचुरल हो। यदि 1 महीना पहले सत्यनारायण की कथा हुई हो और मम्मी ने मन्नत मानी हो तो बिल्कुल बताइए, तबीयत से आपका नंबर ये ना हो जाए तो आप मुझे बताना, लेकिन झूठ नहीं बोलना। आप झूठ बोले कि पकड़ गए, क्यों? मेरे ख्याल से आप में से किसी की उम्र 23-24 साल से अधिक की नहीं होगी, किसी की नहीं, एकाध की हो सकती है 25, बस, है ना। और वहां पर जो बैठे हैं किस उम्र के बैठे, कोई व्यक्ति 50 से नीचे का नहीं होगा, यानी जस्ट आपसे 2 गुना उम्र का है। आ रहा समझ में? तो आप ये बताइए कि आप जब पापा से फोन करके हॉस्टल का खर्चा, इंदौर का खर्चा मांगते हैं तो ऊंची आवाज में बात करके मांगते हैं, बड़े पोलाइट से। सेम यही बात है ना। हम वहां पर नंबर लेने गए हैं तो आप याद रखिए ईश्वर को कि देनहार कोई और है, भेजे तो जो देने रहे। लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नहीं, जो देने वाला है वो कोई और है। आप मांग लो जो मांग सकते हो, लेकिन किसी भी राजा के सामने मांगने जाओगे, किसी भी गुरु के सामने मांगने जाओगे तो आपका स्थान नीचा होगा और उनका स्थान ऊंचा होगा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में आपका जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह आपको नीचे बैठा करके शिक्षा देते हैं हम लोग, है ना। और गुरु का स्थान ऊंचा होता है, चाहे व्यास गद्दी हो, चाहे गुरु की चेयर हो, चाहे टेबल हो। इसलिए जब वहां पर जा रहे हैं कुछ लेने के लिए तो आपको वहां पर क्या सिखाया, आपको क्या बताया जा रहा है। लेकिन जब आप मनोरंजन करने जाते हैं तब ये थ्योरी बदल जाती है। याद करिए, आप पिक्चर हॉल में गए होंगे, आप वीवीआईपी सीट में बैठे हैं, उस सिनेमा हॉल के
पर्दे के ऊपर आपकी सीट है, वो आप मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए वहां सब ज्ञान लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ व्यास परंपरा में, गुरशिष्य परंपरा में इसका कोई स्थान नहीं। तो आप वहां लेने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग में जो हमारे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में बहुत आगे हैं, तो उनसे हम पार नहीं पा सकते। इसलिए आयोग के समक्ष आप किसी भी बात पर बहस नहीं करें। आयोग के समक्ष कोई भी बात कही जाती है, उनकी बात को काटे नहीं। सर ऐसा नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा है, आपने जैसे बोला ऐसा मैं नहीं, ऐसा पढ़ा है, गए काम से। क्लियर? भले आप सही हो, लेकिन उसका कहने का तरीका क्या है? सर निस्संदेह आप सही हो सकते हैं, सर मैं गलत हो सकता हूं, ऐसा बोले। सर मुझे याद है, जो मुझे याद है सर मैं गलत हो सकता हूं, सर मैं जाके देखूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए जब आप वहां पर जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या है इसमें। आयोग ऐसे ऐसे प्रश्नों से आपको जज करेगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते, और वो जज करने का तरीका इतना नेचुरल होगा, इतना बेहतर होगा कि वाह, मजा आ जाएगा आपको कि यही चाहिए था। और आपको उस लेवल की तैयारी करानी चाहिए। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? सपोज करिए आयोग ने आपसे पूछा, टेबल है, उस टेबल में उनके अशोक चिन्ह रखा हुआ है ना? आया समझ में कि नहीं? उसी टेबल में उनके ग्लोब रखा हुआ है। उसी टेबल में सपोज करिए कोई एक मैप बना हुआ है, एमपी का और छत्तीसगढ़ का, कुछ भी इसमें मैप बना है। उन्होंने बोला कि बेटे अभी ये कल ही बन करके आया है, इसमें कोई बता रहा तो कुछ कमी है, हम लोग तो प्रयास कर चुके, नहीं मिली, तुम थोड़ा सा देख के बताओ इसमें क्या कमी है ना? तब आपका क्या, कौन सा स्टूडेंट जाग जाएगा? क्लास वाला। आज सर को छकाएंगे, आज सोच के चले कि ये वाला अकबर पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं सर से, महात्मा गांधी से ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, अफ्रीका से लौटे थे, कौन से जहाज में लौटे थे सर बताओ। वो वाला स्टूडेंट नहीं जगना चाहिए। सपोज करिए कोई ऐसा क्वेश्चन जो आयोग आपसे पूछ रहा है, सपोज करिए कि उन्होंने जो अभी मैंने कहा कि कोई ग्लोब रखा है, उन्होंने कहा कि बेटे ग्लोब आज ही बंद करके आया, कल हम लोगों ने ऑर्डर दिया पर किसी हमारे क्लर्क ने बताया इसमें कुछ कमी रह गई है ना? या अशोक चिन्ह रखा हुआ, या एमपी का मैप रखा, या इंडिया का मैप, इसमें देखो यार ये बंद करके इसमें प्रिंट मिस्टेक बता रहे हैं। तो आप वहां पर कैसा उत्तर देंगे? आप से वह अपेक्षा करते हैं कि आप एक ऐसा उत्तर दें जो कि आउटस्टैंडिंग हो और आपके मैच्योरिटी लेवल को जज करने वाला हो। तो यहां कैसा उत्तर होना चाहिए आपका? आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि सर मुझे विश्वास है कि जो माननीय सदस्य के पास जानकारी है वह किसी भी रूप में असत्य नहीं हो सकती और पूर्णतः सत्य होगी। चाहे चिन्ह रखा हो, चाहे ग्लोब रखा हो, चाहे एमपी रखा हो, चाहे 100% उसमें गलतियां हो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो आपको ऐसे उत्तर देना है जिसमें वो लगे कि हाँ आपने कुछ डिग्निटी को मेंटेन किया है। आपको कमी ढूंढने के लिए नहीं बोला उन्होंने, आपका आईक्यू और माइंड चेक करने के लिए बोला है कि आपका आईक्यू क्या है, आपका माइंड लेवल क्या है। तो आपको ऐसे उत्तरों से दिल जीतना है उनका, है ना? अब जब आप साक्षात्कार बोर्ड के सम्मुख जाते हैं, वहां पर एक प्रश्न आपको बहुत सारा परेशान करता है, सर बन नहीं रहा, सर सारी बोल दें, है ना? आपसे लगातार 5 प्रश्न नहीं बने तब भी आपके नंबरों पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। उस 15 से 18 मिनट, पहले तो 20 से 22 मिनट 25 मिनट हुआ करता था इंटरव्यू, अब वो समय चला गया क्योंकि 20 वर्ल्ड कप का समय आ गया है। तो 15 से 18, किसी का चला जाए 20 मिनट बड़े भाग्य की बात है। उस 15 से 18 मिनट के बीच में कोई एक और दो ऐसे जवाब होंगे जिसमें तय हो जाता है कि बच्चा 130 लायक है कि 95 लायक है। हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है।
तो आपने 5 बार सारी बोला, 2 बार सारी बोला या नहीं बना, अफसोस की बात नहीं है। कहां पर सारी बोलने पर अफसोस की बात है? उन्होंने पूछ लिया कि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है, मंत्रिमंडल कौन सा गठित किया गया, केंद्र में रक्षा मंत्री कौन है, जो करंट अफेयर्स में बहुत बेसिक फैक्ट हैं। और यदि आपने सॉरी बोल दिया तो समझ लो कि आपका इंटरव्यू खराब हो गया, गलत हो गया, गलत दिशा में जा रहा। आप अवेयर ही नहीं है। थोड़ी देर पहले थे आपके अंदर गुण, सर मेरे अंदर जागरूकता है, अवेयरनेस है ना। ऐसे मामलों में सारी क्षम्य नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपकी सॉरी बोलो कोई दिक्कत नहीं। हम तो, हमारी एक बहुत फेमस लाइन है कि इंटरव्यू में तो 7 खून माफ हैं। 7 बार भी सारी बोलने का मौका मिला तब भी आपके मिलने वाले नंबरों में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर उस सारी से न तो काउंट होंगे और नहीं घटेंगे, बशर्ते आप 12 से 14 मिनट 15 मिनट में उन्हें किसी भी एक बात पे इंप्रेस कर दो। कोई भी एक ऐसा उत्तर हो, तो ऐसा उत्तर निकलेगा कैसे अंदर से, आप ये बताओ। उसके लिए 2 बातें आज से आपको अमल करना है। नंबर 1, अकबर और बीरबल की जितनी भी कहानियां हैं उन्हें आप बार बार पढ़िए। तेनालीराम की जितनी भी कहानियां उन्हें आप बार बार पढ़िए। चाचा चौधरी की जो बचपन में पढ़े हूं, मैं वही बता रहा हूं, नया कुछ नहीं बता रहा। चाचा चौधरी की जितनी बार कॉमिक्स और कहानियां उन्हें बार बार पढ़िए, और जब आप इनको पढ़ लेंगे तो आपका IQ लेवल अभी इंटरव्यू के दंड से ऐसा हो जाएगा। हफ्ते 15 दिन में कोई भी क्वेश्चन है, आप क्विक डिसीजन, सर इसमें ऐसा होना चाहिए, सर मैं ऐसा सोचता हूं, सर इसका समाधान यह है। आए समझ में? क्योंकि वह बहुत हाई लेवल का IQ है वहां पर। तो मैक्सिमम आप अकबर बीरबल की कहानियां पढ़िए, उनसे सीखिए। छोटी छोटी कहानियां हैं, 1-1, 1.5 मिनट की सब कहानियां हैं। तेनालीराम की कहानियां हैं और आपके चाचा चौधरी, ये 2-3 कॉमिक्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन्हीं से आपके इंटरव्यू में बहुत रफ्तार आ जाएगी, सुधार हो जाएगा। और एक इंटरव्यू का बहुत बड़ा जो अजगर है, सांप, सर हाबी को लेकर के आप सब लोग बहुत परेशान रहते हैं। हाबी, उसमें एक कॉलम है जहां पर आपसे कुछ प्रश्न बनते हैं और कुछ प्रश्न नहीं बनते हैं। कुछ लोगों से हाबी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ लोगों से हाबी पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाबी का आपके प्रशासन में क्या इंपॉर्टेंस है, यह आपकी सबकी अलग अलग हाबी पर डिपेंड करता है। तो आप लोग जितने भर प्रकार की हाबी तैयार करते हैं, जिनकी जो हाबी है, उन सबको बहुत सिस्टमेटिक आप तैयार करिए। अपनी पूरी हाबी, उनसे बनने वाले प्रश्न, प्रीवियस ईयर में उन प्रश्नों से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, है ना, और उन क्वेश्चनों की लिस्ट बनाइए और लिस्ट के आधार पर आप क्वेश्चन तैयार करिए। जैसे सपोज करिए कि आप में किसी की हाबी है एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, कोई सामाजिक परिवेश जिसका ऐसा हो, या वो PAT की तैयारी किया हो, 11वीं 12वीं में उसने PCB से तैयारी किया हो और उसकी हॉबी है एग्रीकल्चर करना, है ना, एग्रीकल्चर कर रहा है वो। किसी की हॉबी है गार्डनिंग करना, बहुत सारे प्रकार की हॉबी होती हैं। तो यहाँ पर आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, और जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो उसका समाधान क्या है, फिर मैं हूं कि हम तैयार कराएंगे, बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन छूट रहा है और ये बहुत प्रैक्टिकल और व्यवहारिक क्वेश्चन है। तो आपने इतनी हॉबी तैयार की और उनका उत्तर वो आपने तैयार किया, लेकिन कुछ ऐसे 4-6 प्रश्न छूट गए जो कि बहुत जरूरी थे और आप भूल गए। अब एक बहुत अच्छा मैं आपका क्वेश्चन पूछता हूं, और जहां पर बच्चे गलती करेंगे। कुछ लोगों ने अपनी हॉबी रखी सर कुकिंग, है ना, बड़े शौक से कुकिंग के खूब क्वेश्चन तैयार कर लिया उन्होंने, सर 4 पेज तैयार कर, एक भी क्वेश्चन कुकिंग से नहीं छूटेगा। उन्होंने पूछा अभी आप बताओ 8 दिन पहले या 10 दिन पहले कौन सी डिश बनाए थे, सर तो हम 5-6 महीने पहले बनाए थे। ठीक, फिर फंस गए। चलिए सपोज करिए आप 8 दिन पहले बनाए भी थे। उन्होंने पूछा अच्छा बेटा जो तुम बनाए थे ना, कुकिंग तुम्हारी इतनी हॉबी है, तो किस ब्रांड नेम का तुमने नमक यूज किया था? सर हमने तो ध्यान ही नहीं दिया।
इसके लिए जरूरत होती है गुरु की, बाकी के लिए गुरु की जरूरत नहीं होती है। बाकी तुम ज्ञान सबसे ले लोगे, जो गूढ़ रहस्य है इसके लिए आपको गुरु चाहिए, इसके लिए आपको मेंटोर चाहिए, है ना। और पूरी आपकी हॉबी के 3 पेज बेकार, तो वो गुरु आपको बताएगा कि आप फंसोगे कहां बेटे, आप यहां फंसोगे और हम दांव बताएंगे कि निकालोगे कैसे। तो इसलिए जब आप हॉबी तैयार करिए तो हॉबी में सब बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लो, और बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार करने के बाद हमारे साथ बैठ जाओ, सर हमने ये कर लिया, एक बार देख लीजिए, मुझे लगेगा कि इसमें कुछ कमियां हैं तो सुधार लो, नहीं बहुत अच्छा है बेटे इसमें ये जोड़ लो, जोड़ लो, बस। बहुत कोई भी हॉबी है आपकी, कोई भी हॉबी होगी, आप इतना सा भी नहीं घबराएं, सब हॉबी की जिम्मेदारी मेरी है तैयार कराने की। हाँ, आप अपने लेवल की पहले मेहनत कर लीजिएगा, किसी का शतरंज है, किसी का न्यूज़पेपर पढ़ना है, किसी का स्विमिंग है, किसी का साइकिलिंग है, आप अपने लेवल की तैयारी करें। मेरे पास सभी हॉबी के बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं आपको तैयार करा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक सारी वाला क्वेश्चन और एक हॉबी वाला, इन दोनों का समाधान हो गया। बताइए। हाँ, मैं समझा नहीं, क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। हाँ, 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 ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करें, अपने गुस्से को और भाव को कंट्रोल में रखें। आप तो जब तक आपको जाने के नहीं कहना तब तक तो बैठे रहना है आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है ना। आप उन्होंने सोचो आपको इंटरव्यू बोर्ड को ऐसी कौन सी बात में फाइल फेंकने की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, बिल्कुल स्ट्रेस चेक करना। तीसरा, मैनर्स चेक करना। चौथा, हैंडल करना। पांचवा, बिल्कुल सही। तो ये आप स्टूडेंट की हैसियत से मत सोचा करो, कोई भी प्रश्न हो तो आप आयोग की हैसियत से, भाई ऐसा क्यों किया, उनका रिएक्शन क्या था, वो जानना क्या चाहते थे हमसे, हमारा क्या चेक करना चाहते थे, किस लेवल पर जाके हमको देखना चाहते थे, है ना। बेटे ये सरस्वती का आशीर्वाद है, इसका बहुत ज्यादा श्रेय मैं नहीं लेता, पर माँ ने जो आशीर्वाद दिया है, जो कृपा की है, तो वो कृपा है और महसूस भी होती है मुझे, लोग बोलते भी हैं। एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपने निशा बांगर का जरूर नाम सुना होगा, और उन्होंने अपने करियर को थोड़ा सा चेंज भी किया है, प्रशासन से राजनीति में आ गई हैं, और शायद उसके पीछे मेरा भी हाथ है राजनीति में लाने का। समय की बात है, कुछ सोच करके हम लोग कदम उठाते हैं, ऐसे बहुत जल्दी कदम नहीं उठा लेते हैं। वो आपने जो देखा होगा वो शायद वो नहीं देख पा रहे होंगे, जो हम लोगों ने देखा होगा। तो आप अपना नजरिया, हम लोगों का अपना नजरिया है। तो जब निशा डीएसपी थी और डीएसपी के रूप में उनको डिप्टी कलेक्टर बनना था, कुछ ऐसे प्रश्न थे कि बोले सर इनके उत्तर चाहिए। बिल्कुल, बोले सर सब जगह ढूंढ करके आ गए, कहीं नहीं मिल रहे हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिल जाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो। माँ की कृपा है, जो प्रश्न परेशान करे थे कुदरती वही प्रश्न हुए, और जो उत्तर आयोग को चाहिए कुदरती वही उत्तर हमने उनको सिखा के भेजा था, और डिप्टी कलेक्टर। ठीक, ये ऐसा होता है। अब इसमें एक और नाम लूंगा, ये तो डिप्टी कलेक्टर बन गए इस प्रकार से, जहां पर आयोग ने उनको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरा नाम नहीं पूछा। मैं यहां पर भी अपने नाम बोल सकता था, श्रेय ले सकता था, पर उससे क्या मेरे पुण्य घट जाएंगे। मुझे इस बात को भी तो ध्यान रखना है कि मेरी अपनी बात का आप पे कितना असर होता है। तेरी सच होगी तो ही तो असर होगा, झूठ का असर थोड़ी होगा। एक स्टूडेंट है मीना कोरी, सागर की हैं, 2017-18 में निशा बांगर की बैच की हैं। कुछ ऐसे प्रश्न मैंने उनको तैयार करवाए थे कि आयोग बेटे क्वेश्चन पूछेगा, और आयोग ने क्वेश्चन पूछा,
और उन्होंने वही उत्तर दिया जो मैंने तैयार कराया था। आयोग ने पूछ लिया कहाँ से तैयारी किया तुम? बोला सर कौटिल्य अकेडमी से। कौन सी वाली कौटिल्य अकेडमी से? भंवर कौन से की राजवाड़ा से? एग्जैक्टली आयोग के क्वेश्चन थे। बोला सर राजवाड़ा से नरेंद्र सर के यहाँ से। वो डिप्टी कलेक्टर नहीं बने, वो सिलेक्ट है ना, सेकंड क्लास की पोस्ट है उसके पास में। अब सोचो आप, मैं अपना से तो निशा बांगर में भी ले सकता था डिप्टी कलेक्टर में, लेकिन नहीं लिया। तो जहां जो सच है वहां वही सच फिट होगा। अब यहां पर आपके साथ में एक घटना घटेगी। आपने यदि रटा रटाया, बंद कर दो इसको, आपने यदि एक रटा रटाया आपने उत्तर दिया बेटे, ठीक है, मैं बता रहा हूं कहां आपकी छिलाई होगी।